इसमें 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा अर्थात अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और यह आपका लखनऊ में हुआ था। और इसी अधिवेशन में तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथियों अर्थात अतिवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं? पहला, हाल ही में इसने विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों की वैश्विक रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल किया। तो 10वां स्थान नहीं हासिल किया बल्कि 63वां स्थान 63 नंबर का स्थान हासिल किया है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए परम सिद्धि जो है ये राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत CDEC में स्थापित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर ने 16 नवंबर 2020 को जारी की गई विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों के वैश्विक रैंकिंग में 63वां स्थान हासिल किया है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 5.267 पेटाफ्लॉप्स के RPEEK और 4.6 पेटाफ्लॉप्स के RMAX वाले इस सुपर कंप्यूटर की कल्पना CDEC द्वारा की गई थी और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका केवल आपका कथन 2 सही है। आगे चलते हैं, RTLAMP क्या है? तो यह कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक है जिसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन है। आगे चलते हैं, पिनाका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से सतह पर मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली नहीं, ये रॉकेट प्रणाली है। ठीक है, तो पहला सही नहीं है आपका। दूसरी बात, इसे आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है, इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से इसके दोनों ही कथन सही नहीं है। अब प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बराक ओबामा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती कॉर्पेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, हाल ही में समन्वित गश्ती का 30वां संस्करण आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। और ये 30वां संस्करण जो है आपका नवंबर 2020 में आयोजित किया गया। कहाँ पे? मलक्का जलडमरू मध्य के करीब अंडमान सागर में। दूसरा, भारत और थाईलैंड वर्ष 2010 से एक वर्ष में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन कर रहे हैं। तो 2010 से नहीं बल्कि 2005 से कर रहे हैं, इसलिए ये दूसरा वाला कथन सही नहीं है, केवल पहला वाला कथन ही आपका सही है, ए ऑप्शन। इसके अलावा कारपेट के अलावा भारत और थाईलैंड अभ्यास मैत्री, ठीक है, थल सेना के स्तर पर, और अभ्यास श्याम भारत जो है ये वायुसेना के स्तर पर संयुक्त रूप से संचालित करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने शासन की छत्र प्रणाली का आरंभ किया था? तो कुषाणों के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत साम्राज्य को कई छत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक छत्र को एक क्षत्रपी के शासन के अधीन रखा गया था। दक्षिणा पथपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो सातवाहनों के द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी, अर्थात दक्षिण पथ के स्वामी। सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने शुंगों का विनाश किया था, जो शुंग वंश था उसका विनाश किया था। सातवाहनों को इतिहास में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि का शाही अनुदान देने की प्रथा शुरू करने के लिए भी जाना जाता है, जिनमें कर छूट प्राप्ति भूमि शामिल थी। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय, जिसका कार्यकाल या शासनकाल जो है 610 से लेकर 642 ईस्वी रहा था। यह चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा था। इसकी प्रशस्ति इसके दरबारी कवि रवि कीर्त द्वारा एहोल अभिलेख में लिखी गई है, जिसमें वनवासी के कदम, अलूप राजवंश और मैसूर के गंग के विरुद्ध उसकी विजयों का वर्णन किया गया है। यह हर्षवर्धन का समकालीन था और इसने अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इसको हर्षवर्धन को पराजित किया था और इस विजय के बाद उसने दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की थी। और ध्यान रखिएगा कि हेनशांग जो बौद्ध भिक्षु था वो आपका हर्षवर्धन के राज में भी जाता है और इनके भी पुलकेशिन द्वितीय के राज में भी जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। हिंदू शब्द एक पुराने फारसी शब्द से ग्रहण किया गया है, ये बिल्कुल सही है। 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द से इसको ग्रहण किया गया है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र का उल्लेख करने के लिए किया जाता था। दूसरा, तुर्क लोग सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू और उनकी भूमि को हिंदुस्तान कहते थे। तो ये दूसरा वाला भी कथन सही है, इस प्रकार सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए, कालांतर में तुर्कों ने सिंध के पूर्व के निवासियों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान, उनकी भाषाओं को हिंदवी का नाम दिया था। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। बहुत समय बाद इसका प्रयोग धार्मिक संदर्भ में होना शुरू हुआ। आगे चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा से सही है। अलवार संत शिव के उपासक थे, जबकि नैनार विष्णु की उपासना करते थे। ये इसमें उल्टा दिया गया, अलवार संत जो है विष्णु के उपासक थे, जबकि नैनार जो संत थे वो शिव के उपासक थे। तो पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, अलवार और नैनार शक्ति भक्ति परंपरा में किसी महिला संत की उपस्थिति नहीं थी, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अलवार यदि परंपरा में देखें तो इसमें जो एक प्रसिद्ध महिला का नाम आता है, उनका नाम है अंडाल। तो अंडाल जो है महिला संत थी। इन्होंने स्वयं को विष्णु की प्रिया के रूप में रखते हुए छंद में देवता के प्रति प्रेम का प्रदर्शन किया। जबकि यदि नैनार परंपरा में देखें तो शिव की भक्त रही हैं करई काल अम्मैयार। ठीक है, इन्होंने लक्ष्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। आगे इस प्रकार से देखें तो ये दोनों ही कथन मतलब गलत है, इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, अकबर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 13 वर्ष की आयु में पानीपत में उसका राज्यारोहण हुआ। 13 वर्ष की आयु में तो हुआ था, पर पानीपत में नहीं हुआ था। बल्कि देखिए, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर में अफगान विद्रोहियों के विरुद्ध एक अभियान पर था। इसलिए कलानौर जो कि पंजाब में स्थित है, यहीं पर 13 वर्ष की आयु में बैरम खान द्वारा इसका राज्याभिषेक किया गया। दूसरा, गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 1572 ईस्वी में अकबर अजमेर के रास्ते से आगे अहमदाबाद की ओर बढ़ा और किसी गंभीर प्रतिरोध का सामना किए बिना गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को पराजित करने में सफल रहता है। गुजरात की इसी विजय के संस्मरण में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अगला है, अगस्त घोषणा संबंधित है किससे। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो भारतीय राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसे 1917 के अगस्त घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगस्त 1917 में 17 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में निहित सरकारी नीति के अनुरूप सरकार ने जुलाई 1918 में आगे और संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इस आधार पर ही बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिनियम होता है। आगे देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन सुधारों ने विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया। तो ये पहला वाला कथन सही है। ठीक है। दूसरा, प्रांतीय सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान इन सुधारों में मौजूद था। तो दूसरा वाला भी कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये जो मोंटफोर्ड सुधार था या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें प्रांतीय सरकार जो है द्वैध शासन प्रणाली की, यहाँ पर प्रांतीय सरकार के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। इसमें जो है विषयों को 2 सूचियां रखी गई। एक आरक्षित, जिसमें आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा अपने कार्यकारी परिषद के नौकरशाहों की सहायता से किया जाना था, और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों द्वारा किया जाना था, जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत होते थे। मंत्रियों को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना था, और यदि विधानमंडल द्वारा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा, जबकि कार्यकारिणी परिषद के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होने थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। तो यह है, अनटू द लास्ट पुस्तक ने निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को प्रेरित किया था। तो ये MK गांधी, महात्मा गांधी को इसने प्रेरित किया था। अनटू द लास्ट जो है ये जॉन रस्किन की कृति रही है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि 1918 में होती है। यहाँ पर गांधी जी ने अहमदाबाद के कपास मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस की समाप्ति पर 6 विवाद के विषय में हस्तक्षेप किया, और पहली बार यहीं पर भूख हड़ताल पर ये बैठे थे। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की कीठम झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह झील किस राज्य के किस शहर में स्थित है। तो यह आगरा में स्थित है। कहाँ पे है, आगरा। कीठम झील, जिसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। प्रवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं।
अगला है पारस्परिक संपर्क समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता सार्क सदस्यों के बीच में हुआ, यह गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही कथन इसमें गलत हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सही क्या है, तो पारस्परिक संपर्क समझौता नामक सौदे पर जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐतिहासिक रक्षा सौदे का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में और प्रशांत द्वीप देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। अगला है भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के मध्य क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना जोड़ती है किसको? दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को यह जोड़ने का कार्य करती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन के संघाई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्राइजो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को अपने देश की सेना में जनरल रैंक की मानद उपाधि दी है? तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने। ठीक है, तो नेपाल ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में नेपाली सेना के प्रमुख जनरल पूर्णचंद्र थापा को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था। देखिए, वर्ष 1950 में शुरू हुई परंपरा दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। जनरल के.एम. करिप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख थे जिन्हें वर्ष 1950 में खिताब के साथ सम्मानित किया गया था। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, पुस्तकों को सुमिलित करना। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये शशि थरूर की पुस्तक है। सुगी मैन ये डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है। रेडी प्लेयर 2 ये अर्नेस्ट क्लाइन की है, और इंड हैपेंस भास्वर मुखर्जी की है। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा के मैदानी क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था? तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे, परंतु वेगी के चालुक्य नहीं थे। इन तीनों में से राष्ट्रकूट सबसे अधिक शक्तिशाली साबित हुए और उनका साम्राज्य सबसे अधिक समय तक बना रहा। राष्ट्रकूटों ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अगला है, बंगाल के पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही है? तो गोपाल ने इस राजवंश की नींव रखी थी, बिल्कुल सही है। पाल राजा जैन धर्म के अनुयायी थे? नहीं, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो दूसरा गलत है। तीसरा, पाल शासन के दौरान ही पहली बार बंगाल में इस्लाम का प्रवेश हुआ, तो तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, धर्मपाल वंश के खलीमपुर ताम्र अभिलेख के अनुसार गोपाल ने मत्स्य न्याय आर्यता के काल को समाप्त करते हुए लोगों की रक्षा के लिए तब पाल राजवंश की नींव रखी जब उसे राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा राजा चुना गया। ओदंतपुरी का जो प्रसिद्ध मठ है उसका निर्माण गोपाल ने ही करवाया था, और पाल शासन के दौरान ही बंगाल और अन्य मध्य पूर्व के बीच व्यापार में वृद्धि के परिणामस्वरूप पहली बार बंगाल में इस्लाम का प्रवेश होता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दक्षिण एशिया की पहली नगर सभ्यता थी, बिल्कुल सही। उनके पास एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी, यह भी सही है। तीसरा, हड़प्पावासी ताम्र, काष्ठ, रजत, स्वर्ण और लौह से परिचित थे। इसमें सबसे परिचित थे परंतु लौह से परिचित नहीं थे, तो तीसरा गलत हो गया। हड़प्पावासी के लोग कई धर्मों का पालन करते थे? नहीं, ये कई धर्मों का पालन नहीं करते थे, क्योंकि एक प्रकार से ये क्या थे? ये धर्मनिरपेक्ष समाज था। तो हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। इन तीनों सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता अधिक विस्तृत थी, बृहद क्षेत्र में विस्तृत थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में देखा गया क्योंकि यहाँ मंदिर के रूप में पहचान योग्य कोई संरचना नहीं मिली है। यहाँ वे समानता जिनकी पूजा करते थे उसमें मातृ देवी, पशुपति महादेव या आदि शिव और लिंग और योनि की पूजा ये किया करते थे। इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा ही सही है, अर्थात ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? जागीरदारी प्रणाली राज्य की सेवाओं के लिए अमीरों को किसी क्षेत्र विशेष का राजस्व संग्रहण करने की प्रणाली थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, जमींदार अपनी जमींदारी से शामिल सभी जमीनों का स्वामी होता था, तो ये सही नहीं है, अर्थात केवल पहला वाला ही सही है, ए ऑप्शन। सल्तनत काल का इक्का ही एक संशोधित रूप में मुगलों के समय जागीर बन गया। जागीरदारी प्रणाली जिसके तहत राज्य की सेवा के बदले अमीरों को क्षेत्र विशेष का राजस्व का अधिकार सौंप दिया जाता था, मनसबदारी प्रणाली का अभिन्न अंग था। जागीरें कई प्रकार की, जैसे तनख्वाह जागीर, मशरूत जागीर, वतन जागीर, अल्तमगा जागीर इत्यादि। उल्लेखनीय कि जमींदार अपनी जमींदारी की सभी भूमियों का स्वामी नहीं होता था। भूमि पर वास्तविक रूप से खेती करने वाले किसानों को तब तक भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना राजस्व चुका रहे हों। इस प्रकार भूमि में जमींदारों और किसानों के अपने अपने वंशानुगत अधिकार होते थे। अगला चलते हैं, जहांगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से
सही हैं। तो जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसे नूरजहां की उपाधि दी, बिल्कुल सही है। उसके शासनकाल में सिख गुरु अर्जुन देव का सिर कलम किया गया, बिल्कुल सही है। उसके शासनकाल में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम का दौरा किया, ये भी सही है। इस प्रकार से तीनों कथन सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जहांगीर जिसका शासनकाल 1605 से 1627 रहा था, यह जोधाबाई और अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा जो कि शेर अफगान की विधवा थी से शादी की और उसे नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि दी तथा उसके पिता नूरजहां के पिता ग्यास बेगम को इल्तमाद उद दौला की उपाधि दी। नूरजहां ने दरबार में भी फारसी कला और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया तथा नूरजहां को पातशाह बेगम का दर्जा दिया गया था। वह मुगल दरबार में बैठने वाली एकमात्र महिला थी। जहांगीर ने उसके नाम पर सिक्के चलाए थे और सभी शाही फरमानों में भी उसके नाम होते थे। जहांगीर के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जिनमें से एक सबसे बड़ा विद्रोह जो है उसके बड़े बेटे खुसरो ने भी किया था, लेकिन पराजित हुआ और कैद कर लिया गया। खुसरो का समर्थन करने के लिए 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का सिर कलम कर दिया गया। अंग्रेजों ने जहांगीर के शासनकाल में मछलीपट्टनम का दौरा किया तथा कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो उसके दरबार में आते हैं। थॉमस रो को सूरत में एक अंग्रेजी कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान भी प्राप्त हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरकालीन मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 1700 ईस्वी के आमतौर पर महान मुगलों और उत्तरकालीन मुगलों के काल को पृथक करने के लिए विभेदक वर्ष के रूप में देखा जाता है। तो 1700 ईस्वी नहीं बल्कि 1707 होना चाहिए ये। तो पहला वाला कथन गलत है। शाह आलम द्वितीय को शाह बेखबर की उपाधि दी गई। तो शाह आलम द्वितीय नहीं थे, ये मुअज्जम या शाह आलम थे जो 63 वर्ष के आयु में बहादुर शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। खफी खान जैसे मुगल इतिहासकार उसे शाह बेखबर की उपाधि देते हैं। तो दूसरा वाला भी गलत होगा। तीसरा, जहांदर शाह के शासनकाल में इजरा राजस्व कृषि की बुरी प्रथा लाई गई थी। तो ये सही है, ठीक है। जहांदर शाह मुगल शासन भारत का पहला कठपुतली शासक था, तो तीसरा गलत है। चौथा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासन, तीसरा जो है वो सही है। चौथा, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है, ठीक है। तो इस आक्रमण में ये जो है मोहम्मद शाह रंगीला पराजित होता है और वो जो है मुगल सम्राट को उसने दिल्ली कैद करते हुए दिल्ली में भारी लूटपाट की तथा अपने साथ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी ले जाता है। इस प्रकार से तीसरा और चौथा सही है, बाकी पहला और दूसरा सही नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था? तो उधम सिंह ने अपना नाम ये रखा था सांप्रदायिक एकता और स्वतंत्रता की भावना को संकेत देने के लिए। इन्होंने 1919 के पंजाब प्रतिरोध का क्रूर दमन करने वाले बदनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। उधम सिंह को इस कृत्य के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई और उनके अस्थि अवशेष को 1974 में भारत को सौंपा गया। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति के विचार ने आकार लिया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। यह गुजरात के हरिपुरा में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने योजना के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को भी आवश्यक समझते थे और आगे राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो लाला लाजपत राय को। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को होती है। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय और इसके जो पहले महासचिव थे वो दीवान चमन लाल थे। लाला लाजपत राय पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखने वाले पहले राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा बहनें हैं। आगे चलते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मामला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। तो नहीं, यह मुकदमा समाजवादी गतिविधियों से संबंधित था, न कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। तो पहला गलत है। दूसरा, इस मुकदमे में SA डांगे और शौकत उस्मानी को सजा सुनाई गई थी। तो दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस जो है 1929 में होता है। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है भारतीय रेलवे में हड़ताल कर दिया था और 3.5 वर्ष तक चले मुकदमे में मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, जो लेकर फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी आदि नेताओं को दोषी करार दिया गया। अगला है 2 नवंबर 2020 को TN कृष्णन का निधन हो गया। वो क्या थे? तो ये जो TN कृष्णन थे, ये
वायलिन वादक थे। क्या थे? वायलिन वादक थे, कर्नाटक के चेन्नई के रहने वाले थे। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। नवंबर 2020 में उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। 100वीं जयंती नहीं बल्कि गूगल के द्वारा इनका डूडल बनाया गया 101वीं जयंती थी। और बंगाल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, बंगाल के नहीं थे बल्कि ये कहाँ के थे? ये आपके महाराष्ट्र के थे। ये जो हैं इनका जन्म 8 नवंबर 1919 को तत्कालीन बॉम्बे में हुआ था और इन्हें महाराष्ट्र का प्रिय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। वह न केवल एक लेखक थे बल्कि एक नाटककार, संगीतकार, अभिनेता, निर्देशक एवं लोकों को पारक भी थे। इन्होंने दूरदर्शन में काम किया और भारतीय टेलीविजन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साक्षात्कार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी साहित्य में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2002 में P.L. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी की स्थापना की। अगला है F.C. कोहली, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? कुछ जाना जाता था भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में। ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के प्रथम CEO F.C. कोहली का नवंबर 2020 में निधन हो गया। इन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता था। प्रियंका राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय मूल की प्रथम मंत्री बनी है? तो न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन द्वारा अपनी कार्यकारिणी में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिनमें प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय मूल की मंत्री बनी है। अगला 110 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की नवनियुक्त उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, वह अमेरिका की 50वीं उपराष्ट्रपति नहीं, 50वीं नहीं है बल्कि 49वीं है, 49वीं है, तो बी वाला सही नहीं है। इस पद को प्राप्त करने वाली वह प्रथम भारतीय अमेरिकी हैं, बिल्कुल सही है। डी, वह प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति, ये भी सही है, तो केवल इसमें बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला है 2 सूचियाँ, एक तरफ शासक एक तरफ घटनाक्रम, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो इनको चलिए सुमेलित करते हैं। बिंबिसार जो है ये बुद्ध और महावीर का समकालीन था। धनानंद जो है इसने नंदो प्रक्रमणी का आविष्कार किया। नंदो प्रक्रमणी एक विशेष माप मानक रहा है। इसके अलावा अजातशत्रु जो है ये प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो अजातशत्रु के समय में होती है। महापद्मनंद यह जो है भारत में पहला साम्राज्य निर्माता था। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ उनके व्यवसाय, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वाराहमिहिर खगोलविद थे। शंकु कोशकार नहीं थे बल्कि शंकु वास्तुकार थे। कोशकार कौन थे? अमर सिंह थे। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। छपनक जोशी थे, बिल्कुल सही। घटकरपर ये राजनयिक थे। निम्नलिखित चोल राजाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें देखिए सबसे पहले विजयालय आएंगे, फिर आदित्य प्रथम, विजयालय, आदित्य प्रथम, फिर आपका परांतक प्रथम और फिर सुंदर चोल आ जाएंगे। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित यात्रियों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें चारों में सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले इसमें मोहम्मद इब्न अहमद अबू रहमान अल बिरूनी आएंगे, तो पहला। फिर इसके बाद जो है मार्को पोलो आएंगे, मार्को पोलो के बाद इब्न बतूता आएंगे, फिर दुर्यात बारबोसा आएंगे। तो इस प्रकार से आपका 1 3 2 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ संत हैं और दूसरे उनके संबंधित स्थान के बारे में बताना। देखिए दातागंज बख्श ये आपके पंजाब संबंधित रहे। वल्लभाचार्य जो हैं गुजरात संबंधित रहे। मलिक मोहम्मद जायसी ये आपके उत्तर प्रदेश संबंधित रहे और बसन्ना जो है कर्नाटक से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार से डी ऑप्शन 3 2 4 1 सही हो जाएगा। अगला है, फिर से दो सूचियाँ दी गई हैं, साम्राज्य और उसकी स्थापना वर्ष। गजपति साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1435 में। बीजापुर सुल्तान की स्थापना कब होती है? तो बीजापुर सुल्तान की स्थापना 1490 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? तो 1206 में। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना कब होती है? 1508 में।
इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन, तेलंगाना किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक छापामार आंदोलन था, बिल्कुल सही है। बधुआ मजदूरी बेथी आंदोलन के कारणों में से एक, बेथी मजदूरी आंदोलन के कारणों में से एक था, ये भी सही है। अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था। आसफ जाही निजामों के अधीन हैदराबाद रियासत धार्मिक भाषाई वर्चस्व, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के पूर्ण अभाव, देशमुखों, जागीरदारों, डोरा द्वारा बेगार के रूप में मानव उत्पीड़न आज से चिन्हित होती थी। किसान सभा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जिसमें लूटपाट और झड़प की कोई घटना नहीं हुई, ये कथन सही नहीं है। मदन मोहन मालवीय किसान सभा के आलोचक थे, ये भी कथन सही नहीं है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, किसान सभा आंदोलन 1857 के विद्रोह के बाद अवध के तालुकादारों को अपनी भूमि वापस मिल गई। इसने प्रांत के कृषक समाज पर तालुकादारों या बड़े जमींदारों की पकड़ को मजबूत किया। देखिए, होम रूल कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण संयुक्त प्रांत में किसान सभाओं का आयोजन किया गया। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने उनके प्रयासों का समर्थन किया था। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त देखें हम यहाँ पे, तो आरंभिक गतिविधियाँ जनसभाओं के आयोजन और लोगों की लामबंदी के रूप में आगे बढ़ी, जिनमें जनवरी 1921 के बाद तेजी से परिवर्तन आता है और जहां बाजारों, घरों, अन्य भंडारों की लूट और पुलिस के साथ झड़पों की शुरुआत हुई। तो ये इसमें लूटपाट की घटनाएं हुई थी। आगे चलते हैं, दो सूचियां नेतृत्वकर्ता और स्थान की बात की गई है। तो देखते हैं, इसमें सैयद हैदर रजा, ये दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में। अश्विनी कुमार दत्त ने जो है बारिशाल में, और लाला लाजपत राय ने पंजाब में। इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, आपका भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है ये 1951 में होती है। कब? 1951 में होती है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना ये 1959 में होती है, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में होती है। तो भारतीय जनसंघ फिर 132, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। किस टेनिस खिलाड़ी ने पिट सम्प्रास के 6 बार ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, पिट सम्प्रास के बाद नोवाक 6 बार लगातार ट्रॉफी वाले टेनिस इतिहास में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, दुबई टेनिस चैंपियनशिप, इतालवी ओपन खिताब जीता था। T20 महिला विश्व कप आयोजित होगा कब? 2023 में आयोजित होगा। पहले यह 2022 में आयोजित होने वाला था, फिर इसे 3 महीने एक्सटेंड करके 2022 में किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई उनकी वजह से। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है? तो तीरंदाजी एसोसिएशन को। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के अनुसार चुनाव करार में विफलता कारण 7 दिसंबर 2012 को भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन को मान्यता वापस ले ली गई थी। भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1973 को की गई थी। तीरंदाजी संबंधी जो प्रमुख शब्द हैं उसमें बो हंटिंग, बो फिशिंग, एंकर पॉइंट, आर्चर्स पैराडॉक्स आदि आते हैं। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा यह मनाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। TX2 जो कि टाइगर कंजर्वेशन संबंधित है, पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पुरस्कार का दूसरा संस्करण हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदान किया गया था। तो ये खाली पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदान नहीं किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 10 वर्षों के लक्ष्य के बजाय 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। दूसरा, TX2 लक्ष्य किसी एकल प्रजाति के लिए निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण लक्ष्यों में से एक है। तो दूसरा वाला सही कथन है आपका। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका नहीं, पहला वाला सही नहीं है, तो केवल बी ऑप्शन, केवल 2 ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में कौन सा होगा? हड़प्पा होगा। सबसे उत्तर में जो है आपका वो हड़प्पा होगा। फिर इसके बाद जो है आपका राखीगढ़ी आएगा। राखीगढ़ी के बाद मोहनजोदाड़ो, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? धौलावीरा आएगा। सबसे लास्ट में धौलावीरा जो कि गुजरात में है। इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कथन से कारण से चिन्हित किया गया है। अभिकथन है कि 12वीं सदी के आरंभ में बौद्ध धर्म भारत से लुप्त होने लगा। बिल्कुल सही है। कारण बृहद स्तर पर जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तो ये कारण सही नहीं है। इसके बहुत सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण ये था कि बौद्ध धर्म उन्हीं कर्मकांडों और हठ धर्मिताओं का शिकार हो गया जिन्हें उसने मूल रूप से नकारा था। आरंभ में यह सुधार की भावना से प्रेरित था, लेकिन धीरे धीरे यह ब्राह्मणवाद के उन्हीं दोषों का शिकार हो गया जिनसे पहले उसने संघर्ष किया था। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं कथन और कारण वाले। अभिकथन है कि शक कुषाण चरण के दौरान भारत और मध्य एशियाई क्षेत्र में व्यापार और कृषि का विकास हुआ। बिल्कुल सही है। कारण उस समय दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क था। तो ये भी सही है। इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। यह निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये आपका 1761 में होता है। कब होता है? 61 में। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित की गई? तो ये हस्तांतरित की जाती है 1765 में। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून का निर्वासन कब होता है? 1857 में। शाहजहां का शासनकाल जो है ये 1628 से 58। तो इस प्रकार से देखें आपका, तो सबसे पहले शाहजहां का शासनकाल आएगा, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, फिर बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित, और फिर आएगा तीसरा बहादुर शाह द्वितीय का रंगून निर्वासन, अर्थात बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नीचे फिर कथन कारण वाला, बर्निस निजी संपत्ति की नैतिकता में दृढ़ विश्वास रखता था। बिल्कुल सही है। उसने भूमि के शाही स्वामित्व को राज्य और प्रजा दोनों की हानिकारक माना है। तो ये भी कारण भी इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बर्नियर के अनुसार मुगल भारत और यूरोप के बीच मूलभूत अंतरों में से एक क्या था कि मुगल भारत में भूमि में निजी संपत्ति की कमी थी। वह निजी संपत्ति की नैतिकता में दृढ़ विश्वास रखता था और भूमि के शाही स्वामित्व को राज्य और प्रजा दोनों के लिए हानिकारक मानता था। नीचे फिर से कथन कारण वाला प्रश्न अभिकथन है, मराठे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को रोकने में सफल नहीं हो सके। बिल्कुल सही है। कारण इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण यह था कि मराठा सरदारों में आपसी एकता की कमी थी। तो ये भी आपका सही है। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहे हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि होलकर, सिंधिया और भोसले जैसे मराठा सरदारों में आपसी एकता की कमी थी। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश की तुलना में उनकी सेना के पास आधुनिक सैन्य उपकरणों की कमी थी और वे प्राचीन युद्ध पद्धति पर ही निर्भर बने हुए थे। 132 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल की गई थी? तो ये आपकी जूनागढ़ थी। ठीक है। और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई थी। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? सी राजगोपालाचारी ने कार्य किया था। ये भारत के अंतिम गवर्नर थे, पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर थे। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है, होम रूल लीग में मुसलमानों ने उत्साहपूर्वक भाग नहीं लिया। बिल्कुल सही है। होम रूल लीग को हिंदू बहुसंख्यक शासन के रूप में देखा गया था। तो ये भी सही है, अर्थात कथन कारण सही और व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। देखिए, आंग्ल भारतीय अधिकांश मुस्लिम और दक्षिण के गैर ब्राह्मण इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए क्योंकि वे मानते थे कि होम रूल का अर्थ हिंदू बहुसंख्यक का शासन होगा और वहां भी मुख्यतः उच्च जाति के लोग शासन करेंगे। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें हासिल की थी। नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 और सोशलिस्ट पार्टी ने 12 और इनसे अधिक जो है सीटें वो निर्दलीयों ने जीती थी। तो पहला कथन गलत है। बी.आर. अम्बेडकर राज्यसभा के माध्यम से संसद सदस्य बने थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चुनाव हार गए थे। राज्य विधानमंडल चुनाव में कांग्रेस सभी राज्यों में सरकार बनाई थी। तो ये आपका जो है सही है। दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सभी राज्यों में सरकार बनाई थी,
हालांकि 4 राज्यों मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा और पेप्सू में बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था इनको। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन 2 और 3 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सितंबर 2020 की नीति आयोग की सबसे आकांक्षी जिलों की सूची में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये चंदौली जिला है। दूसरे नंबर पे झारखंड का बोकारो है और पूर्वी सिंहभूमि है। चौथे पर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है। इसके तहत जो है 112 जिलों को 6 विकास क्षेत्रों में रैंकिंग प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कई परियोजनाओं की वर्चुअली उद्घाटन का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मूल्य कितना रहा है? तो इसका जो मूल्य रहा है 614 करोड़ रुपए। और ये उद्घाटन 9 नवंबर 2020 को कृषि, पर्यटन एवं बुनियादी अवसंरचना से संबंधित उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन एवं शिलान्यास के दौरान किया गया। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी किस शहर के द्वारा की? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं। नवंबर 2020 में भारत एवं नेपाल ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीसरे एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण की शुरुआत की है। चेक पोस्ट के भारतीय हिस्से का निर्माण किया जाएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रुपही डीहा में। वर्ल्ड वाइल्ड फंड के वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वर्ष 2050 तक जल संकट बढ़ने की आशंका है? 2 शहरों में। ठीक है, ऐसे तो भारत के 30 शहरों को इसमें शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश के उसमें जो है 2 शहर हैं। कौन कौन से? अलीगढ़ और लखनऊ हैं। और भारत में बात करें तो शीर्ष स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पे आपका इंदौर और तीसरे पे ठाणे महाराष्ट्र का ठाणे है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसके धर आयोग ने राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध सुझाव दिया था। बिल्कुल सही है। JBP अर्थात जवाहरलाल नेहरू, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में थे। नहीं, ये भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ थे। इस प्रकार से पहला वाला कथन जो है वो सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। मुदलियार आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंध रहा है? तो ये शिक्षा से संबंधित रहा है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने वर्ष 1952 में डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में मुदलियार आयोग की नियुक्ति की थी। आगे चलते हैं। अगला है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड था, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं इस सांप्रदायिक अधिनिर्णय को। ठीक है, ये घोषणा आपका 16 अगस्त 1932 को की जाती है। सांप्रदायिक पंचाट भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, कि निष्कर्षों पर आधारित है। इस पंचाट ने मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, दलित वर्गों और यहाँ तक कि बंबई की कुछ सीटों पर मराठों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का चयन किया था। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेताओं ने इस पंचाट को बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति को ही अव्यक्ति करार दिया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो आप इसमें चारों पढ़िए। राज्य परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और संघीय विधानसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, विधान के प्रयोजनों के लिए 3 सूचियां संघीय, प्रांतीय और समवर्ती, ये भी सही है। सी, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को प्रांतीय स्वायत्ता द्वारा स्थापित किया गया। अब ये द्वैध शासन जो है केंद्र स्तर पर लाया गया, तो सी वाला भी सही है। डी, अधिनियम में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये सही नहीं है। इसको जो है पहली बार 1919 के अधिनियम में पहली बार लाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि चोरी चौरा की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कारण, गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों ने सत्याग्रह के सिद्धांत को अभी नहीं समझा। दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा गया? तो सुभाष चंद्र बोस को 1942 में इन्होंने कहा। अगला है काकेरी ट्रेन डकैती घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड रीडिंग था। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच में ये तक वायसराय रहता है। और ये जो आपकी काकोरी ट्रेन घटना है 1925 में होती है। इसके अलावा चोरी चौरा घटनाक्रम, केरल में मुगला विद्रोह, रोलेट 1910 के प्रेस अधिनियम और 1919 रोलेट एक्ट का निरसन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी के समय लॉर्ड रीडिंग के समय ही होती है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापानी आक्रमण की संभावना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारणों में से एक थी, बिल्कुल सही है। आंदोलन के भाग के रूप में सैनिकों से सेना छोड़ने का आह्वान किया गया था। नहीं, सैनिकों से सेना नहीं छोड़ने का आह्वान, सेना नहीं छोड़ें लेकिन हमलावरों पर गोली नहीं चलाएं, ये आह्वान किया गया था।
इसी प्रकार से नौकरी पेशाओं को कहा गया था त्याग पत्र ना दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा करें। छात्रों से कहा गया कि आत्मविश्वास और पढ़ाई छोड़ दें। किसानों के लिए कहा गया जमींदार सरकार विरोधी है तो पारस्परिक रूप से सहमत भूमि कर का भुगतान करें, और यदि वह सरकार समर्थक है तो भूमि कर का भुगतान ना करें। तीसरा, तमलुक में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, ये भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई, सही है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है। कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया है, चौथा भी सही है। याद रखिएगा, बलिया तामलुक बंगाल में है और सतारा महाराष्ट्र, यहाँ पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो इसमें पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा था, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कम्युनिस्ट इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग ने आंदोलन का विरोध किया और हिंदू महासभा ने भी आंदोलन का बहिष्कार किया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? करतार सिंह सराभा गदर आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग सही है, केपी केशव बायोकोम सत्याग्रह और वासुदेव फड़के रामोशी किसान विद्रोह संबंधित हैं। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा ही सही है, पहला और दूसरा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कॉर्नवालिस कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कोड के तहत यूरोपीय प्रजा को भी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया, बिल्कुल सही है। विधि की संप्रभुता का सिद्धांत स्थापित किया गया, ये भी सही है, तथा सी ऑप्शन जो है 1-2 सही हो गया। न्यायपालिका में सुधार के लिए कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड लाया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान थे राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथक्करण, सरकारी अधिकारियों को अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए नागरिक अदालतों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, तो ये भी सही है। इसके अलावा ये जो दोनों कथन लिखे गए ये भी सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 2 वीडियो के तहत 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।